हाँ जी, सभी का स्मृति के YouTube चैनल पर हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आपकी रीड को लेकर साइकोलॉजी में आज एक नया 10 मिनट का चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है आकलन, मापन और मूल्यांकन। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ब्लूम का त्रिकोण, यानी ब्लूम ने एक त्रिकोण दिया था, उसके अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी, बालक और पाठ्यक्रम तीन तत्व माने गए हैं कि इसके माध्यम से बालक है शिक्षा का ग्रहण करता है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और शिक्षार्थी यानी जो बालक होता है उसको केंद्र बिंदु माना गया है। केंद्र के अंदर किसको माना गया है? बालक को माना गया है। आकलन, सूचना एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? आकलन की कौन सा बालक किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन सूचनाओं को एकत्र करना ही क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। आकलन तीन प्रकार का होता है। पहला है अधिगम के रूप आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। देखो, अधिगम के रूप का आकलन मोटा मोटा आपको इतना ही समझना है कि कौन सा अध्यापक है वो कक्षा में जाने से पहले जो तैयारी करता है ना, वो है अधिगम के रूप का आकलन, यानी कैसे पढ़ाना है। बस इतना पता रख लो आपको कि क्लास में जाने से पहले होता है वो होता है अधिगम के रूप आकलन। दूसरा है अधिगम के लिए आकलन कि क्या पढ़ा रहे हैं, यानी कक्षा में जाने के बाद में बच्चों को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो उस बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तथा किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या मेरी पूर्व निर्धारित विधि को मुझे चेंज करना है, ये सब आता है अधिगम के लिए आकलन। और अधिगम का आकलन समाप्ति के अंत में कितना सीखा इसका निर्धारण, कि क्लास पूरे करने के बाद में अध्यापक ये मेजरमेंट करता है कि मैंने बच्चों को जो पढ़ाया वो वास्तव में उन्होंने समझ में आया, और समझ में आया तो कितना आया और नहीं आया, तो यह है अधिगम का आकलन। आगे बात करते हैं मापन। मापन होता है गुणों तथा विशेषताओं का परिमाणात्मक रूप, यानी किस वस्तु में कितने गुण है, किस बालक में कितने गुण नहीं है, इनका निर्धारण करना ही क्या है? मापन है। मूल्यांकन बराबर होता है मूल्य प्लस अंकन, यानी मूल्य का निर्धारित करना ही मूल्यांकन कहलाता है। यानी लास्ट में ग्रेड दे देते हैं, जैसे 50 में से 40 नंबर आ गए, यही क्या है? आपका मूल्यांकन है। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, मूल्यांकन मात्रात्मक प्लस गुणात्मक रूप है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन कभी रुकता नहीं है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन में क्या क्या शामिल है? ब्लूम के अनुसार उद्देश्य, सीखने का अनुभव और मूल्यांकन का उपकरण या निष्कर्ष, ये शामिल है। तीन तत्व मूल्यांकन में उद्देश्य है, सीखने का अनुभव है और उपकरण और निष्कर्ष है। मूल्यांकन की विशेषताएं, इनसे क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट विशेषताएं यही है। वेदता, उद्देश्य पूर्ण करने वाला होना चाहिए, यानी उद्देश्य पूर्ण करने वाला मूल्यांकन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, यानी जिस चीज का आपको उद्देश्य पूरा करवाना है, कि मुझे 9th का सिलेबस चेक करना है तो 9th का पेपर देना है, मुझे रीड की एग्जाम लेनी है तो रीड से संबंधित क्वेश्चन होना चाहिए, पुलिस का पेपर ना हो। इसका मतलब वेदता का मतलब होता है उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। विश्वसनीयता दूसरा है, अलग अलग द्वारा जांच करने पर प्राप्तांक नहीं बदले ना, तब वो विश्वसनीय माना जाता है। दो व्यक्ति है, दोनों बराबर नंबर दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? विश्वसनीय है। वस्तुनिष्ठता, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, यह है जांचकर्ता की सोच पर निर्भर नहीं रहता है, तब है वो वस्तुनिष्ठ। जांच करने वाला व्यक्ति की सोच पर निर्भर नहीं रह रहा है, वो मूल्यांकन होता है वस्तुनिष्ठ। और व्यापकता, बालक की संपूर्ण योग्यता की जांच करने वाला होना चाहिए, अर्थात वह व्यापक होना चाहिए, पूरे सिलेबस को समाहित करने वाला होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर इकाई से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। समझ में आ गई होगी। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता को अच्छे से समझ लेना, इन लाइनों को समझ लेना बस। विभेदीकरण, यदि किसी को समझ में नहीं आ रही ना तो वीडियो को 2-3 बार स्लो करके देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। विभेद करने वाला होना चाहिए। अन्य विशेषता में व्यवहारिकता होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए, मितव्ययता, मानकीकृत, प्रमाणीकरता, इनसे कोई फर्क नहीं है, हो सकता है। मूल्यांकन, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है? एक परिमाणात्मक रूप से किया जा सकता है, एक गुणात्मक रूप से। परिमाणात्मक में लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, प्रयोगात्मक हो सकता है। और गुणात्मक में अवलोकन करके हो सकता है, व्यक्ति अध्ययन हो सकता है, जांच सूची हो सकती है, रेंटिंग स्केल, समाज मिति, अवलोकन, साक्षात्कार। मैं बता देता हूं आपको, यहां से क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन से मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि है या नहीं है? तो इधर वाली एक याद कर लेना, बच गई वो सारी गुणात्मक होगी। लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है और प्रयोग करके हो सकता है। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में इंपॉर्टेंट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, यह बहुविकल्पात्मक रूप से हो सकती है। रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न भी इसमें आते हैं। एकांतर प्रत्युत्तर, यानी सत्य या असत्य वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो आते हैं, हाँ या नहीं वाले पूछे जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ आते हैं।
मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं, और असंगत को छांटना, ये वाले प्रश्न बहु वस्तुनिष्ठ में आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ का प्रकार नहीं है। ठीक है। नोट, बहुविकल्पात्मक प्रश्न व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास करने वाले होते हैं। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास करने वालों के प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुविकल्पात्मक यानी ऑब्जेक्टिव वाली प्रश्नावलियां। संपूर्ण विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे होते हैं जो संपूर्ण विषय वस्तु पर आधारित हो सकते हैं, निबंधात्मक प्रश्न नहीं हो सकते। आगे मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। एक होता है रचनात्मक, जिसे निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। दूसरा होता है योगात्मक, समेटिव असेसमेंट कहते हैं। एफ ए का मतलब शिक्षण अधिगम के दौरान होता रहता है, यानी पढ़ाने के दौरान, यानी पूरा सत्र, यदि वार्षिक परीक्षा से पहले पहले जो सत्र हो रहे हैं ना, तो वो होते हैं रचनात्मक, निर्माणात्मक। पूरे पाठ से नहीं करके पर्टिकुलर इकाइयों से जो टेस्ट लिए जाते हैं ना, वो क्या है, रचना करने वाले होते हैं, बालक का निर्माण करने वाले होते हैं, यानी शिक्षण अधिगम के दौरान होने वाले रचनात्मक। दूसरे होते हैं योगात्मक, समेटिव असेसमेंट, योग करके दे दिया जाता है, यानी सत्र के अंत में ग्रेड देने की जो प्रक्रिया है ना, वो योगात्मक आकलन है। अलग अलग प्रकार के जो योग करके आपको ग्रेडिंग सिस्टम देता है, वो है योगात्मक असेसमेंट। फिर है निदानात्मक मूल्यांकन या निदानात्मक परीक्षण, यानी बच्चों की असफलता का कारण ढूंढना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी बच्चों में कौन सी असफलता है, पाठ पढ़ाने के बाद में निदान करना, यानी पहले ये परीक्षण करना कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके बाद में उसका किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद में किया जाता है, ध्यान रखना, पुनः पढ़ाना, यानी और विधियों से, दूसरी विधियों से बच्चे को सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है उपचारात्मक शिक्षण। आगे चलते हैं। सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लगातार चलने वाला मूल्यांकन। संज्ञानात्मक व सहसंज्ञानात्मक, ध्यान रखना, संज्ञानात्मक यानी पढ़ाई से संबंधित, सहसंज्ञानात्मक यानी पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रिया जैसे नृत्य हैं, खेल में कैसा है, और सभी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। किस में, सीसी में। वर्ष भर किया जाता है, और क्यों किया जाता है, बच्चों के परीक्षा संबंधित भय को दूर करने के लिए किया जाता है, कि बच्चों में किसी भी प्रकार का परीक्षा को लेकर भय नहीं बना रहे, इसलिए उनका क्या किया जाता है, लगातार कंटिन्यू हर जगह मूल्यांकन किया जाता है। आगे यदि बात करें तो बीएस ब्लूम का वर्गीकरण देख लेना, यहां से क्वेश्चन आता है। उद्देश्य के आधार पर इसने ज्ञानात्मक बताया है, भावात्मक बताया है, क्रियात्मक बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक वाले सबसे याद होने चाहिए आपको। पहला है ज्ञान, यानी कोई आदमी परिभाषा बता रहा है किसी भी वस्तु की, इसका मतलब वो ज्ञान से संबंधित है। अवबोध यानी उदाहरण भी बता देता है साथ में, वो अवबोध है। अनुप्रयोग यानी चयन कर लेता है। फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, सही गलत का निर्णय लेता है, तो मूल्यांकन। ये उच्च स्तर का संज्ञानात्मक का भाग है, और ये निम्न स्तरीय। ज्ञान तो हर किसी को हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन हर कोई नहीं कर सकता है भाई। इसलिए ज्ञान में कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा, परिभाषा बता देना किस क्षेत्र में आता है, तो बात करना ज्ञान में। उदाहरण दे देता है तब आता है अवबोध में। सब उच्च स्तरीय कौन सा है, मूल्यांकन। ज्ञान है, अवबोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्वेश्चन आएगा बीएस ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है, तो इनमें से ये आ जाए ना, ये है भावात्मक। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्था, विभेदीकरण। क्रियात्मक में प्रत्यक्षीकरण, कौशल वगैरह ये सब आते हैं। आपको ये एक बड़ा याद रखना है बस। आगे नोट, चित्र बनाना और प्रयोगशाला में काम करने में कौशल के अंतर्गत आता है। यदि आपको ऐसे आए ना कि कोई बालक चित्र बना रहा है, किस प्रकार का है, तब आप आंसर देना ये कौशल के प्रकार का है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के आधार पर वर्गीकरण देखे ना, तो स्मृति स्तर का किया है हर्बर्ट ने, बोध स्तर का किया है मॉरिसन ने, और चिंतन स्तर का किया है हंट ने। स्मृति स्तर हर्बर्ट ने, बोध स्तर मॉरिसन ने, और चिंतन स्तर हंट ने। अगला है हर्बर्ट की पंचपदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद करके जाना। हर्बर्ट की पंचपदी 5 पद बताएं, पूर्व ज्ञान से जोड़ना होता है ना, वो होता है प्रस्तावना। क्वेश्चन आता है हर्बर्ट की पंचपदी के अनुसार पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नया ज्ञान करवाने की प्रक्रिया क्या इसमें आती है, तो प्रस्तावना। पहला है प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। इसी नंबर से आपको याद होना चाहिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। इनका क्रम पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, पहला कौन सा है, पांचवा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। पंचपदी किसने दी, हर्बर्ट ने दी। अगला
सूक्ष्म शिक्षण, ये एलएन ने दिया है भाई। सूक्ष्म शिक्षण 5 से 10 छात्रों के समूह में किया जाता है, 5 से 10 मिनट के लिए किया जाता है, और कुल समय सीमा होती है इसकी 36 मिनट की। जब समय सीमा यदि सूक्ष्म शिक्षण की करे तो वो तो 5 और 10 मिनट ही है, लेकिन पूरा किया जाता है तब वो किया जाता है 36 मिनट में। कितने मिनट में? 36 मिनट में। अब यह शिक्षण के सूत्र, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है। ज्ञात है तो उदाहरण ज्ञात होते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण अपने आप में विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अलग होते हैं, इसलिए विशिष्ट से सामान्य। स्थूल यानी मोटे होते हैं, इससे सूक्ष्म छोटे होते हैं। आगमन से निगमन की ओर होते हैं। मूर्त होते हैं, उससे अमूर्त की ओर चलता है। प्रत्यक्ष होते हैं, उससे अप्रत्यक्ष की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। सरल से कठिन की ओर, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये शिक्षण सूत्र है, आपको याद रह जाएंगे, इनका क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला, चलो ये था आज का। अब है बेस्ट ऑफ लक बाय वीएल सर के द्वारा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आप रीट देने जा रहे हो, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी की रीट क्लियर हो जाए और आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाए। मेंस की डेट आपको जल्दी दे दी जाएगी। और अब आगे की रणनीति मेंस एग्जाम की, इस पर अपन सब मिलकर बात करेंगे। तो जो भी साथी है एग्जाम देकर आने के बाद में वीडियो के नीचे कमेंट करना, और किस प्रकार से पढ़ना है ये मैं बताऊंगा आपको, और आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पर जो भी साथी नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, धन्यवाद।